तो शो की शुरुआत हमारी बेहद खास सेगमेंट फंड का फंडा के साथ। जी हाँ, अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2024 बाजार में ऐसा साल था जहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं 9वें साल लगातार। लेकिन बाजार में हमने देखा कि एक ऑल टाइम हाई हिट हुआ और उसके बाद एक गिरावट का दौर जो है वो जारी हो चुका है। अब यहां पर वैल्यूएशंस हमने बढ़ती हुई देखी हैं, कुछ दिक्कतें जो सामने आई हैं जैसे कि ग्रोथ का धीमा हो जाना, तिमाही नतीजों को लेकर सवाल खड़े होना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता का एक माहौल हमने देखा है, टैरिफ को लेकर डामाडोल मामला, चिंता का माहौल यहाँ पर बना रहा है, पैनिक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये कुछ मुख्य वजह जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार भी इस तरह से कामकाज कर रहा है। लेकिन ओवरऑल लेवल्स के लिहाज से देखें तो निफ्टी 50 लगभग 15% गिर चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 हमने देखा है 22%, वही मिड कैप हमने देखा है लगभग 19% के आसपास गिरावट अब तक दिखा चुका है। लेकिन इस तरह के बाजार की गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में आपको किस तरह की रणनीति अब अपनानी चाहिए? लगातार इस तरह की पेशकश हम लेकर आते हैं। FIS की बिकवाली का भी आंकड़ा आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार सेलिंग का एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के माहौल में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह के कॉल्स लेते हैं, वो किस तरह से सुनिश्चित करते हैं कि क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है तो बाजार का असर तो आपके फंड के परफॉर्मेंस पर भी होगा, वो अलग नहीं है, लेकिन कैसे उस घाटे को कम से कम किया जाए, कैसे आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए। श्रेयस तिवलकर इक्विटी हेड हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और श्रेयस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कुछ आंकड़े जैसे कि हम अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर बाजार को लेके जो हमेशा से कंसर्न बन रहा था पिछले कुछ सालों में कि देखिए वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब वो कहानी पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब कब ये जो कहानी और नैरेटिव जो चल रहा है और जो शायद सच्चाई भी होगी कि अब करेक्शन हमने होता हुआ देख लिया है। जो फ्रॉड की बात हो रही थी श्रेयस, वो 70 से 80% जो है क्लियर हो चुकी है। हमने प्राइस करेक्शन होता हुआ देख लिया है, हो सकता है टाइम करेक्शन अभी भी कुछ पॉकेट्स में बचा हो। ओवरऑल बाजार क्या आपके मुताबिक कंफर्टेबल जोन पर आ चुका है, जहां हम कह सकते हैं कि जो कंसर्न्स थे कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में है वहां से अब बाजार फेयर वैल्यूएशन में आ चुका है? क्या ये कहना सही होगा अक्रॉस मार्केट कैप्स? धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। पहली चीज, ये मार्केट में जो आपने गिरावट दिखी जो सितंबर से शुरुआत हुई, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि एक सेक्शन ऑफ मार्केट पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो है मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आते हैं बैंक्स और NBFC जिसे हम कहते हैं, FMCG कंपनीज, इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंपनीज, कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है उनमें भी आपने देखा होगा कि स्टॉक्स ऑलमोस्ट लास्ट 4 साल से कहीं गए नहीं है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि IT सर्विसेज कंपनी, इनके स्टॉक भी बहुत अच्छे चले नहीं। तो आपने देखा होगा कि ये जो सेक्टर्स है जो सितंबर से पहले से ही खराब कर रहे थे, जिसमें जैसे मैंने बताया लेंडर्स, उसके बाद FMCG, ऑयल एंड गैस, IT, ये सेक्टर्स पहले से ही खराब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनमें अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन सिंगल डिजिट में है। उसके बाद जब सितंबर आया तो उसके बाद मार्केट ने ये पाया कि जहां पे मार्केट बहुत ओवर बॉट है, जो जहां पे ग्रोथ ज्यादा थी लास्ट 2-3 साल से, क्योंकि आपने लास्ट 2-3 साल से आर्ग्यूमेंट क्या सुना होगा कि लार्ज कैप में जो मैंने सेक्टर बताया, बेसिकली जो मैंने सेक्टर बताया जिनमें ग्रोथ स्लो है, उनका रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप में ज्यादा है। ये तकरीबन 70% ऑफ लार्ज कैप बाय इंडेक्स, बाय वेट, लार्ज कैप इंडेक्स का 70% बाय वेट है ये सब स्टॉक्स और ये सब सेक्टर्स। लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन मिड और स्मॉल में कम, तो इसलिए मिड एंड स्मॉल में आपने देखा कि आर्ग्यूमेंट की मिड एंड स्मॉल में ग्रोथ अच्छा है, लार्ज कैप में मत इन्वेस्ट करिए, मिड एंड स्मॉल में करिए। और ऐसे करते करते ये लास्ट 1.5-2 साल से मिड एंड स्मॉल में ज्यादा निवेश हुआ, मिड एंड स्मॉल के वैल्यूएशंस बढ़ते गए। और एक बारी ऐसी आई सितंबर में कि अभी ये आर्ग्यूमेंट कि लार्ज कैप में ग्रोथ नहीं है इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में जाओ, लेकिन कब तक? उनका मल्टीपल 20 था, तभी भी जाए 35, 25, 40 हो गया, तो कौन से लेवल तक ये आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा? और वो आई थिंक वो लेवल आ गया था कि अभी इससे अलावा इससे ज्यादा नहीं ये आर्ग्यूमेंट पे मार्केट चल सकता है, इसलिए वहां पे करेक्शन आपने देखा। इसीलिए जो करेक्शन है वो आपने देखा कि जो स्टॉक नहीं चले, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, वहां कम हुआ, बट जहां पे
जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ बहुत ज्यादा स्टॉक चले थे वहां पे करेक्शन हुआ। जब आप शो ये मेरा शुरू कर रहे थे उसके पहले आप एक आंकड़े दिखा रहे थे कि लार्ज कैप का इंडेक्स का करेक्शन कितना है, मिड कैप का कितना है, स्मॉल कैप का कितना है। उसमें आप और एक अगर ऐड करते हो जिसमें आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसे बोलते हैं, तो एक जो मिथ है कि लार्ज कैप करेक्ट नहीं हुआ है और मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हुआ, उसमें आप देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स है, जो टॉप 100 स्टॉक्स है लेकिन 50 के अगले नेक्स्ट, तो उनका भी एक इंडेक्स रहता है निफ्टी नेक्स्ट 50 करके। वो इंडेक्स का फॉल फ्रॉम सितंबर इज मोर देन मिड एंड स्मॉल। वो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स से ज्यादा गिरा है निफ्टी नेक्स्ट 50। मेरे कहने का मतलब मैं ये डेटा पॉइंट क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल का डिबेट नहीं है, ये डिबेट एक्सपेंसिव वर्सेस नॉट एक्सपेंसिव। तो मार्केट में लास्ट 2-3 साल से ऑलरेडी स्टॉक पिकर मार्केट रहा है, क्योंकि मार्केट ने जहां पे ग्रोथ थी वही स्टॉक्स को ऊपर लेके गया और जहां पे ग्रोथ नहीं थी वहां पे वैल्यूएशन और डीप होते गया। तो इसके लिए मार्केट में नाउ इट इज अ चॉइस बिटवीन एक साइड में हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन स्टॉक, जिसमें आप जो हाई ग्रोथ स्टॉक ले रहे हो उसमें हाई वैल्यूएशन रिस्क ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड मार्केट में एक सेगमेंट है जहां पे वैल्यूएशन लो है लेकिन उसमें आप लो ग्रोथ की रिस्क ले रहे हो। तो इसलिए मार्केट ये दो चीजों में बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा था। अब एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रिस्क को मैनेज कैसे करें। आज की तारीख में जैसे ट्रैवल टूरिज्म में ग्रोथ है वो सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ग्रोथ है सबको पता है, आज की तारीख में पावर रिन्यूएबल्स इसमें ग्रोथ है वो भी सबको पता है। बट ये सेक्टर में ग्रोथ है सबको पता है इसलिए उनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा है। अब वो हाई ग्रोथ विथ हाई वैल्यूएशन और सामने लो ग्रोथ वाले लो वैल्यूएशन वाले स्टॉक, इन दोनों का आप तालमेल कैसे रखें उसका एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंस अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इसमें आ गया है। इसीलिए लार्ज कैप के मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जिसमें लो ग्रोथ है लेकिन वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, उसमें हम कह सकते हैं कि वहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। पर स्मॉल एंड मिड कैप जहां पे करेक्शन होने के बावजूद वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से अभी भी थोड़े ज्यादा ही है। यहाँ पर आपने कुछ क्षेत्र बताए और एक्सपेंसिव वर्सेस नॉट एक्सपेंसिव का जो ये डिबेट है इसी को हम आगे लेकर जाते हैं। देखिए, बाजार के लेवल्स को तो खैर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बाजार की इस तरह की चाल कब तक रहेगी ये भी कोई जानता नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने सही बताया ये एक मौका हो सकता है जहाँ पर आप एक नई रणनीति से लंबे समय तक के लिए बाजार में रुक सकते हैं। कुछ सेक्टर्स आपने क्विक कॉमर्स ट्रैवल टूरिज्म का नाम लिया, सिलेक्ट ऑटोमोबाइल्स आपने कहे, यहाँ पर कुछ हद तक फोकस रह सकता है, लेकिन अगेन एक वैल्यूएशंस का खेल है जो आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल अब यहाँ पर ये है कि जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं या कुछ चुनिंदा पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं जो रेड फ्लैग अभी भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन कौन से पॉकेट्स हैं? क्या आप उनसे दूर हैं, क्या आप वहाँ पे अंडर वैल्यूड है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपने अपना रखी है? तो जैसे आफ्टर करेक्शन जो हुआ सितंबर से वहां पे मोस्ट ऑफ द फ्रॉथ जिसे बोलते हैं वो अभी निकल गया है। अब एक बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो रिजनेबल तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। तो इसलिए मेरे हिसाब से करेक्शन ठीक ठाक सा हुआ है। अभी इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सा सेगमेंट में अभी तक फ्रॉथ है या फिर कौन से सेगमेंट में कॉशियस रहना चाहिए, तो मोर देन वैल्यूएशन इसमें हम लोग आज की तारीख में अनसर्टेनिटी कहाँ पे है। तो अगर अनसर्टेनिटी है वो ग्लोबल सेक्टर्स में, क्योंकि आए दिन हर रोज कुछ ना कुछ आप अनाउंसमेंट सुनते हो कि कोई कंट्री पे टैरिफ हो गया, कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे टैरिफ आ गया। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से एक ग्लोबल ग्रोथ कम होने की संभावना अभी बढ़ रही है। इसीलिए कोई भी कंपनी जिसका एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो वैसे सब कंपनी में हम लोग अभी थोड़े कॉशियस रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आईटी सेक्टर हो जिसमें आपने देखा होगा कि ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट आने शुरू हुए कि शायद यूएस में ग्रोथ ना हो। और हमने हिस्टोरिकली, ये पुराना सेक्टर है आईटी सेक्टर, हमने हिस्टोरिकली बहुत सालों से देखा है कि जब भी कभी ऐसी संभावना बढ़ती है कि यूएस में स्लो डाउन हो तब डिसीजन मेकिंग फ्रीज हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर सालों से ग्रो ही कर रहा है। अलग अलग कंडीशन में, जैसे ग्रोथ ज्यादा थी तभी भी ग्रो किया, जब यूएस में ग्रोथ कम थी तभी भी थोड़ा तो ग्रो ही किया है, लेकिन जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो वो टाइम पे ये सेक्टर में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे सेक्टर जो यूएस इकोनॉमी के या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत डिपेंडेंट हो, वैसे सेक्टर में हम दूर रहना भी पसंद करते हैं। चलिए, अब मुझे ये बताइएगा कि डिवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम चीज़ जो कि निवेशकों को फॉलो करनी चाहिए श्रेयस, लेकिन जब एक फंड मैनेजर के लिहाज से हम समझना चाहते हैं, आपने बताया पोर्टफोलियो में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि आपका जोखिम कम किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन भी अगेन एक रूल के तौर पे आप लेते हैं, ऑल्सो बिकॉज आपके सेक्टर एक्सपोजर्स कैप्ड भी होते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो फ्लेवर में है, मैं उन फंड्स की बात करना चाहती हूँ जो हमने देखा, कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि फ्लेक्सी कैप लोगों को आजकल पसंद आ रहे हैं, मल्टी एसेट्स पसंद आ रहे हैं, हाइब्रिड के कुछ बाकी कैटेगरीज हैं, बैफ जैसे कि लोगों को पसंद आ रहे हैं। आपके फंड हाउस की अगर हम बात करें तो फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप से कितना रुझान कम होता हुआ आपको दिखाई दिया है? क्या फ्लेक्सी कैप की ओर लोग ज़्यादा जा रहे हैं? आपके मल्टी कैप भी है, आपका एक एलएसएस भी है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। फिलहाल इन्वेस्टर्स की ट्रैजेक्टरी किस ओर है, और मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा शिफ्ट होके क्या आप कहेंगे कि वो बाकी कैटेगरीज में आ रहा है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो या दूसरा हाइब्रिड कैटेगरी? एक डेफिनेटली ट्रेंड आज का नहीं है, लास्ट हाँ। एक 6 महीने से ऑब्जर्व किया गया है कि पहले लोग लार्ज कैप कैटेगरी को बहुत ही देखना कम कर दिए थे, तो वो कंपैरिजन में लार्ज कैप कैटेगरी को भी अभी इन्वेस्टर थोड़ा देखना शुरू किए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मिड एंड स्मॉल से अब शिफ्ट करिए, पर लार्ज कैप कैटेगरी को जो इग्नोर किया गया था फॉर लास्ट सम टाइम, वो वैल्यूएशन डिफरेंशियल की वजह से मेरे ख्याल से वो एक कैटेगरी है जहां पे हमें देखना चाहिए। उसमें अपार्ट फ्रॉम लार्ज कैप, जैसे आपने बैलेंस एडवांटेज बताया था, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड का फ्रेमवर्क है उसमें आप देखेंगे तो बैलेंस एडवांटेज, लार्ज कैप, ये कैटेगरीज थोड़े रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क में बेटर उभर के आ रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में देखें तो वहां से फ्लोज अभी तक तो हमें, आपने अगर लास्ट मंथ एंड का डेटा भी देखा होगा तो फ्लोज उसमें ओके ही चल रहे हैं, क्योंकि मंथली डेटा एनालाइज करके उसके ऊपर से कुछ ट्रेंड निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं आपको एक 2023 की का ही डेटा बता सकता हूँ। 2023 में आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आया था कि एक 1 ईयर रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप के तभी निगेटिव हुए थे। उसके बाद एक्चुअली डेटा थोड़ा सा खराब होने की आशंका बढ़ रही थी, लेकिन वापस रिटर्न्स आ गए और वापस फ्लोज भी आ गए। तो इसलिए जनरली क्या होता है कि फ्लोज ये रिटर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं रेदर देन एनीथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टर को अपने अलोकेशन के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि आज का फ्लेवर क्या है। जैसे अगर पोर्टफोलियो में बेस्ड ऑन उसके खुद के रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क, उसके रिस्क फ्रेमवर्क में अगर लार्ज कैप का प्रोपोर्शन जो कुछ बनता है उतना रखना चाहिए, मिड एंड स्मॉल कैप का उतना ही रखना चाहिए जो उसके रिस्क फ्रेमवर्क में बैठता है, ना कि आज का फ्लेवर क्या है। वो आज के फ्लेवर अगर हम देखते रहेंगे तो उसमें गलतियां ही ज्यादा होती है रेदर देन ट्राइंग टू टाइम। वो टाइमिंग इतना अच्छी तरह हर बार हो नहीं पाता। ऑलराइट, देखिए यही समय है, और जहाँ तक म्यूचुअल फंड निवेशकों की बात है, एसआईपी एक ऐसा रामबाण है जिसके ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं, उतार चढ़ाव का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और वक्त है अब थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रणनीति में बदलाव करने का भी। ऐसे समय में अपने पोर्टफोलियो में मुनाफा हो रहा हो श्रेयस, तो थोड़ा सा बांध के डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, क्या आप ऐसा मानेंगे? और दूसरा, थोड़ा सा थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स आउट ऑफ फ्लेवर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इससे कितना सहमत है? हमेशा ही आपको थीमेटिक फंड से ज्यादा, जैसे मैं पहले बता रहा था, हाँ। आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो शायद आप अगर मार्केट को दो तरीके से देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये एक तरीका हो गया आपके पोर्टफोलियो को देखने का। दूसरा तरीका हो गया आपके पोर्टफोलियो को देखने का कि आप एक्सपोर्ट्स थीम में कितने हैं, इन्वेस्टमेंट थीम में कितने हैं, या फिर कंजम्पशन थीम में कितने हैं। वो एक दूसरा तरीका हो गया। या फिर एक्चुअली आप उसमें आज की तारीख में आपका गोल्ड एक्सपोजर है कि नहीं, आपका फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर है कि नहीं,
तो ये होलिस्टिक जिसे अप्रोच बोलते हैं। तो जब आप गोल्ड को काउंट करते हो तो आपका फिजिकल एसेट भी उसमें काउंट करे, ना कि मल्टी कैप फंड सिर्फ उसमें गिने जाए। तो इसीलिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है अपने फंड का, वो अपने पोर्टफोलियो का वो करें, जहां पे दोनों तरीके से कर देखा कि आपने जो थीमेटिक की बात करी, तो थीमेटिक में हमेशा क्या होता है कि थीमेटिक में अगर बहुत नैरो थीम है, जैसे एक आध सेक्टर है जिसका वेटेज ही बहुत कम है, तो हम लोग जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी थीमेटिक स्कीम लो वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। यानी वो निफ्टी 500 को एटलीस्ट 33% तो उसका वेटेज होना चाहिए, सो दैट वो फंड मैनेजर एक चीज से निकले लेकिन दूसरी चीज में जाए। जैसे एग्जाम्पल के तरीके में बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, मैन्युफैक्चरिंग फंड में फार्मास्यूटिकल भी है, ऑटो भी है, कैपिटल गुड्स भी है। अगर फंड मैनेजर को लगे कि अरे ये कैपिटल गुड्स महंगा हो गया है या फिर ऑटो स्लो डाउन हो रहा है, तो वो फिर वो फार्मास्यूटिकल में जा तो सकता है। मगर अगर अपने बहुत नैरो थीम ली है जहां पे वो फंड मैनेजर मूव ही नहीं कर पा रहा, तो वो केस में फिर आपको ही उसमें से बाहर निकलना पड़ता है जब आपको लगे कि ये नहीं चलना चाहिए। अब उसका टाइमिंग कैसे करें, और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि डाइवर्सिफाइड फंड लो। अगर आपको थीमेटिक ले रहे हो तो थीमेटिक में भी उसका ओवरलैप एनएससी 500 या बीएससी 500 में एटलीस्ट एक 33% हो, तो फंड मैनेजर उसके जो लिमिटेड रूम है उसमें थोड़ा मूव तो कर सके। इसीलिए जनरली आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, इवन थीमेटिक में हो तो भी डाइवर्सिफाइड थीम्स बेटर होती है। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश को लेकर फिलहाल रणनीति से बचें, और अगर निवेश कर सकते हैं तो किस तरह के बाजारों की ओर रुझान कर लेना चाहिए, यूएस हो, यूरोप हो या चाइना के बाजार हो? इसमें अगेन हमेशा ही हिस्टोरिकल से पहले तो रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए कहीं भी, वो जो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। जैसे मिड एंड स्मॉल के रिटर्न ज्यादा है तो सारा इन्वेस्टमेंट उसमें ही करना, ये भी गलत है। या फिर लास्ट 1 साल की रिटर्न देखना या फिर लास्ट 4-5 साल की रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना, वो भी गलत है। जो अब आपने देखा होगा कि लास्ट 1 साल में एक्चुअली जर्मनी और चाइना, ये 2 मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया और यूएस ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो ऐसा लास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट करने के बजाय हम अगर उसमें भी डाइवर्सिफाई करें, तो डाइवर्सिफिकेशन जो आप पहले से ही थीम बताई रही, आपके शो में बता रही हो, वो वहां भी अप्लाई करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो अगर आप यूएस बाहर, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेल डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। तो उसमें यूएस भी होना चाहिए, यूरोप भी होना चाहिए और एशिया भी होना चाहिए, जिसमें चाइना, जापान जैसी कंट्री होती है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज द सॉल्यूशन, क्योंकि टाइमिंग वहां पे भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, फिलहाल समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन इतनी बारीकी से बाजार और निवेश की रणनीति दर्शकों को समझाई, आपने समय दिया आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अब बातचीत होगी दर्शकों के साथ, क्योंकि फंड मैनेजर के नज़रिए से तो हमने पोर्टफोलियो समझ लिया है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को लेकर असल में क्या क्या परेशानियां हैं, किस फंड में आप किस तरह के रिटर्न से परेशान हैं, खुश हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी रणनीति पर आपको सलाह मिलेगी। नसरीन मामा जी हमारी आज की मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत करेंगे। in association with SBI.